तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कभी किसी ने एक बात कही थी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ शब्द कहे थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। उनके ये शब्द तो बड़े छोटे थे, लेकिन उनमें उनका जो अर्थ था वो बड़ा गंभीर था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। जब आप इस ध्येय के साथ किसी कार्य को शुरू करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर मैं अतनु शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो रतिपति, मनोज, काम और कामदेव, ये सब आपके अतनु शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मैं इसमें कृष्ण की बात करूं तो मुरली मनोहर, द्वारकाधीश, कान्हा आदि सब श्री कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मैंने आपको बताया हो कि जो पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करता हो उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई भी थी और वो भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची शब्द भी था। अगर मैं इसमें बात करूं वसंत की तो माघ और ऋतुराज, आज जो शब्द होते हैं ये आपके वसंत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी कि जो आपका पहला का आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी नंबर, यानी कि कामदेव। अतनु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कामदेव। अगर इसके और पर्यायवाची की बात करें तो रतिपति, मनोज, काम और कामदेव। कृष्ण की पर्यायवाची मुरली, मुरली मनोहर, द्वारकाधीश, कान्हा, कन्हैया, इनके ढेर सारे नाम है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर मैं बात करूं वसंत ऋतु की तो माघ, ऋतुराज आदि जो शब्द होते हैं ये सब आपके बसंत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंधा बगुला कीचड़ खाए का अर्थ है अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, या फिर अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। तो अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात करूं तो जो आपका आंसर नंबर बी हो जाता है वो एकदम राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इसलिए जो आपका आंसर नंबर बी हो जाता है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव का अर्थ क्या है? हाथी का पाँव बड़ा होता है तो थोड़ा सा कभी कभी आप चीज़ों को फील करने का कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं ना तो इससे ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं, क्योंकि जीडी में आपके 20 क्वेश्चन में से आपको 20 के 20 सही ही करने हर हाल में, इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। हाथी एक बलशाली जानवर है, हाथी के पैर में बड़ी महत्ता है, बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम राइट आंसर, यानी कि बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम हो जाता है राइट आंसर, कि जहां बड़े होते हैं वहां छोटों की पूंछ नहीं होती। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्सम, जो तत्सम शब्द है ये आपका तत्धन सम शब्द से मिलकर बना हुआ है। तत्सम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समान, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? अगर मैं इसमें धर्मवीर भारती की बात करूं तो सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी की रचना थी। अगर मैं तमस की बात करूं तो ये आपके भीष्मकांत साहनी जी का ही उपन्यास था। अगर इसमें आप देखेंगे तो चाहे आपका
धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा या फिर गुनाहों के देवता, दोनों धर्मवीर भारती की ही रचनाएं मानी जाती हैं। और जो आपकी गिरती दीवारें हो गई, गिरती दीवारें और शहर में घूमता आईना, ये आपका उपेंद्र नाथ आस्कर जी की हो जाती हैं। शहर में घूमता आईना और गिरती दीवारें, ये दोनों ही इन्हीं की कृतियां हो जाती हैं। इनका जन्म यूपी में ही हुआ था। और अगर मैं धर्मवीर भारती की भी भीष्म साहनी की बात करूं तो इनका जन्म अब पाकिस्तान में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में, कि उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। तो तमस उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे वो आपके भीष्म साहनी जी ही हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने झरोखे और कड़िया नामक उपन्यास भी लिखे हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे, यानी कि इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने झरोखे और कड़िया, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है जीडी में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। अगर मैं खिड़की बात करूं, खिड़की, तो अगर आप ये समझ पाएंगे तो ये आपको हो जाएगा स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आपका हो जाएगा पुल्लिंग। आबादी और मजदूरी दोनों ही आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है ही, हो क्या जाते हैं, क्योंकि आप जब इसका समझते होंगे, जब आप इनका कहीं सेंटेंस पे यूज करेंगे या फिर आप इनका जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो वह फीमेल ही निकलेगा, यानी कि स्त्रीलिंग ही निकलेगा। जबकि जो आपका बुढ़ापा होता है, इसका ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। बीजक किसकी कृति है? चाहे अगर कबीरदास की कृतियों की बात की जाए तो साखी, सबद, रामायणी, रक्त और आपका बीजक, ये सब कबीरदास जी की ही रचना। अगर मैं तुलसीदास जी की बात करूं तो श्री रामचरितमानस, ये जो महाकाव्य के रचयिता की बात की जाए तो वो आपके तुलसीदास जी थे। अगर सूर सागर दास की बात करें तो चाहे सूर सागर हो, सूर सारावली, ये आपके सारे ग्रंथ सूरदास जी के द्वारा लिखे गए थे। तो बीजक किसकी कृति है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबीरदास जी की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। जब मैंने मरुस्थल में एक मरुद्यान देखा तब मैं चिल्ला पड़ा। प्रपात, पानी तथा पेड़ों वाला स्थान, घास का चप्पा या फिर जलमार्ग। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करने का ट्राई किया करें। जब मैंने मरुस्थल में एक मरुद्यान देखा तब मैं चिल्ला पड़ा, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है, यानी कि उसके पास का है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी तथा पेड़ों वाला स्थान। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वो एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन है आपका अनजान, उसके बाद सच, उसके बाद पत्ता और फिर उसके बाद घोटक। अगर इसमें तत्सम शब्द की बात की जाए तो आपका जो अनजान होता है उसका अर्थ होता है अज्ञान, यानी इसके तत्सम शब्द की बात करो। सच का जो तत्सम होता है वो होता है सत्य, और पत्ते की तत्सम पद की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पत्र। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी एक तत्सम शब्द है। घोटक का अर्थ होता है घोड़ा या फिर अश्व। अश्व को हम लोग घोटक के नाम से भी जानते हैं। 99 के फेर में पढ़ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि वो आदमी 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना मतलब 100 की तलाश में रहना, यानी कि धन के चक्कर में पड़े रहना, धन अर्जित करते रहना, धन कमाने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना या फिर परिवार के झंझटों में फंसना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धन के कमाने में लगे रहना, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ये एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास एसएससी जीडी के एग्जाम में ज़्यादा वक्त है नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो किसी भी पक्ष में ना रहे, वाक्य खंड के लिए एक शब्द लिखें। विपक्षी,
तटस्थ, निरपेक्ष या फिर पक्षहीन। विपक्षी हम किसे कहते हैं? हम अपने प्रतिद्वंदी को या फिर अपने विरोधी को विपक्षी के नाम से भी जाना। तटस्थ, जो किसी के पक्ष में न रहे उसे हम लोग कहते हैं तटस्थ, यानी जो किसी के पक्ष में न रहे या किसी के भी साथ न रहे, हम लोग उसे कहते हैं तटस्थ। और निरपेक्ष की बात करें, जिसे किसी से उम्मीद न हो, उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, यानी कि यहाँ पर कोई एक विशेष धर्म नहीं है। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कई चीजें नई नई सीखने को मिली। अगर मैं बात करूं रस्सी, तो रस्सी क्या तत्सम शब्द है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द है वो है या नहीं जो उसके आगे जस्ट लिखा हुआ। तो अगर इसमें बात किया है तो जो रस्सी शब्द है तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आपका एकदम राइट आंसर है। अगर मैं सरकारी शब्द की बात करूं तो सरकारी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो लीची तुर्की भाषा का शब्द है, और जो पुरोहित एक तत्सम शब्द, जबकि जो आपको ऑप्शन नंबर ए था वो आपका एक विषम संयोजन था। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो डॉक्टर कहने में जब आप डॉक्टर का उच्चारण करते हैं तो जिसमें आ शब्द, आ की ध्वनि निकलती है, वो किस भाषा से लिया गया है? उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कुंजर का अर्थ होता है, कुंजर का जो अर्थ की बात करें तो एक हाथी का नाम, पर्वत का नाम, ये सब आपके कुंजर के अर्थ होते हैं। तो अगर इसमें हाथी का नाम की बात किया तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। बंजारा एक जाति होती है जो मेवाड़ से संबंधित होती है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आप लोग आपको महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि इस समय जो चल रहा है प्रेजेंट का उदाहरण क्या है? सामान्य वर्तमान काल का, काल आपके तीन प्रकार के, तो भूतकाल, सामान्य काल यानी कि वर्तमान काल, और भविष्य काल। सीमा बाजार जाती होगी, बाजार जाती होगी, तो ये तो वर्तमान काल में आपका होगा नहीं। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, यानी कि पढ़ा मतलब भूतकाल, यानी कि जो कार्य हो चुका है वो आपका आएगा भूतकाल में। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी ना कि हो रही है, और ना कि होगी। अगर होगी लिखा होता तो क्या हो जाता? वो आपको हो जाता फ्यूचर, यानी कि आपका भविष्य काल। अगर हो रही है तो हो जाता आपका वर्तमान काल, जबकि यहाँ पे लिखे वर्षा हो रही थी तो ये भी आपका हो जाएगा आपका भूतकाल। जबकि ऑप्शन नंबर आपका डी, वह कोलकाता जाता है, वह कोलकाता जाता है, यानी कि वो जा रहा है। तो ये जो आपका सामान्य वर्तमान काल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काल सिर्फ तीन प्रकार के ही होते हैं और क्वेश्चन उन्हीं से ज्यादातर बनते भी हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है? अगर मैं पशु शब्द की विशेषण की बात करूं तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि पशुपति एकदम आपका राइट आंसर, वो सॉरी पाश्विक एकदम आपका राइट आंसर हो जाता है। पशुपति को हम लोग पशुओं का देवता भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि पशुओं के देवता की क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे पशुपति कहते हैं। इनका एक मंदिर भी है नेपाल में। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। थोड़ा जानने वाले के लिए हम लोग जिस शब्द को यूज करते हैं वो होता है आपका अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका एकदम राइट आंसर है, अल्पज्ञ। अगर बहुत, बहुज्ञ किसे कहते हैं? जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो, जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो, यानी कि सब कुछ जानने वाला, जानने वाले को हम लोग बहुज्ञ कहते हैं, यानी कि ज्ञानी जो होता है उसे हम लोग बहुज्ञ के नाम से जाना जाता है। अगर हम अज्ञ की बात करें तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जिन्हें कुछ भी किसी भी चीज का के बारे में पता नहीं होता, हम लोग उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ शब्द का ही अगर पर्यायवाची होता है वो होता है आपका मूर्ख। अगर मैं इसमें निष्कपट शब्द के संधि विच्छेद की बात करूं तो आपको ऑप्शन दिया गया है निधन कपट, या फिर निस प्लस पट, या फिर निस प्लस कपट, या फिर निस प्लस कपट। अगर मैं देखूंगा तो मैक्सिमम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को एकदम राइट आंसर कराते हैं कि निष्कपट। आपने पढ़ा निधन कपट, उसके बाद वो कुछ सोचते नहीं, डायरेक्ट आंसर ये करते हैं। या फिर वो लोग लिखते हैं तो डायरेक्ट यूं लिख देते हैं कि निस और फिर धन कपट, जबकि निष्कपट का संधि विच्छेद ऐसा नहीं किया जाएगा। निष्कपट, नि धन कपट,
मिलकर आपका बनता है निष्कपट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपको होता है वो एकदम राइट आंसर हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। कई बार हम लोग होते हैं जैसे हमें किसी चीज़ का शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसका आप संधि विच्छेद कर लिया करें, इससे आपको उस शब्द का जो अर्थ होता है वो आसानी से निकल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है? संज्ञा नहीं है, लंबाई, बहन, दया या फिर सत्ता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो जहां भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि का भाव व्यक्त हो रहा हो, यानी कि आदि चीजें व्यक्त हो रही हो, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि लंबाई, तो क्या लंबाई से कुछ चीज का जो मैंने आपको बताया व्यक्त हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, ये भी एक प्रकार का गुण है। बहन, जबकि बहन देखेंगे तो बहन एक रिश्ता है, ना कि एक गुण है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहन भाववाचक संज्ञा भावना। जबकि दया और सत्रह दोनों में भावनाएं होती हैं, चाहे अच्छी भावनाएं हैं चाहे बुरी, तो ये दोनों भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जबकि आपकी जो बहन का ऑप्शन था वो आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आता था। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी में हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग आपका ट्राई करेंगे कि आपके जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हों। आपके लिए मैं कल या परसों से एक नई हिंदी की सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच गाइस।